उसके बाद में वो करीब करीब 500 गुना उसके अंदर, गुना बोल रहा हूँ मैं, नॉट परसेंट, 500 गुना इंक्रीज होगा। पेट्रोल 1.5 रुपये था, वो 105 रुपये, 70 गुना। सोना 1 तोला 102 रुपये का था, वो अभी तो करीब करीब मेरे ख्याल से कितना 1.5 लाख रुपया हो गया, तो वो तो अभी 1500 रुपये के 1500 टाइम्स के ऊपर निकल गया। वो तो बीच में अभी आपको भी मालूम है 2.5 लाख रुपये तक के भी चले गया था। छोड़ो, गेहूँ जो था 90 रुपये का था, और उसके बाद में अभी उसका भाव दाम जो है 2200 रुपये है, सिर्फ 24 गुना बढ़ा है। और कपास जो था वो 180 रुपये था, जिसकी कीमत अभी 7,000 रुपये है, वो तो 38 गुना बढ़ा। तो एक बात ध्यान में रखिए कि जब सोना 1 तोला 102 रुपये का था 1967 के अंदर, तो मुझे कपास का कीमत मिलता था 180 रुपया। 1 क्विंटल कपास बेच के मैं कितना, करीब करीब 2 तोला सोना खरीदता था, और 1 क्विंटल गेहूं बेच के मैं 1 तोला सोना खरीदता था। ये पहले एक बात समझिए। और आज की इसकी जो परिस्थिति है कि 2200 रुपये अगर आज मुझे मिल रहा है गेहूं का, तो मुझे सोना जो है वो शायद कितना, एक ग्राम पॉइंट 1 ग्राम भी नहीं मिलता है मुझे। और कपास बेचता हूँ मैं तो करीब करीब आधा ग्राम मुझे ज़्यादा मिल सकता है, जो कि मैं करीब करीब 20-22 ग्राम खरीदता था। अभी ये कुछ फिगर्स मैं आपको जानबूझ के बताना चाहूँगा। ये जो फिगर्स है, हालांकि इसका बड़ा भी चार्ट मेरे पास में अवेलेबल है, वो बता सकता था, लेकिन मैं अभी आपके सहूलियत के लिए जानबूझ कर उसके सिर्फ आंकड़े बताता हूँ इसको। एक बात ध्यान में रखिए कि 2007 के अंदर हमारी जो पैडी की जो प्राइस थी, पैडी की 2007 में, वो पैडी की जो प्राइस थी वो 951 रुपये थी, 951 रुपये। जो सॉरी यानी प्राइस सजेस्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, प्राइस सजेस्टेड बाय द गवर्नमेंट टू CACP वह 951। तो 951 रुपये प्राइस उन्होंने बोली थी। जो गवर्नमेंट ने MSP दिया था 645 रुपये, यानी करीब करीब 60% बोल सकते। उसी तरीके से 2008, 2009, 10, 11 तो 2022 तक का डेटा मैंने जमा किया। ये मैंने 2007 से डेटा क्यों जमा किया, इसके पीछे भी एक रीज़न है। आपको मालूम है 2007 के अंदर मनमोहन सिंह जी के साथ में जब मेरी बात हुई थी, और काफ़ी मशक्क़त हुई, करीब 40 मिनट की मीटिंग, 2 घंटा 40 मिनट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक्सटेंड करता है ऑफ ए मैन लाइक प्रकाश पोरे, के एक ऑर्डिनरी पत्रकार हूँ मैं, एकदम ऑर्डिनरी, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्राइम मिनिस्टर 2 घंटा 40 मिनट, उस दिन की सारी साहब ने अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा दी थी, और 2 घंटा 40 मिनट के मुशक्क़त के बाद में उन्होंने वो जो 72,000 करोड़ रुपीस का जो लोन वेवर हुआ था, उसका जो सीड था वो उस मीटिंग में बोया गया था, जो 2 महीने के बाद में साहब ने फिर 72,000 करोड़ रुपीस का लोन वेवर किया था, 72,000 का। तो उसके बाद में मैंने निकलते वक्त उनको ये बोला था कि सर ठीक है, आपने ये अभी ये किया तो है लोन वेवर, तो अगले साल और मिलेंगे, आपने बोला तो है कि लोन वेवर कर देंगे, अगले साल और मिलेंगे। तो उन्होंने ये बोला था कि भाई अगले साल क्यों मिलेंगे, मैंने बता दिया कि आपका मैं लोन वेवर करूँगा। मतलब सर अगले साल मुझे वापस से लोन वेवर के लिए आना पड़ेगा ना आपके पास में। बोले अब क्यों आना पड़ेगा, ये तो कर दिया। अरे मतलब सर यही भाव अगर चलते रहे मेरे, यही रेट चलते रहे तो क्या होगा, अगले साल मुझे वापस लोन लेना पड़ेगा, और लेना, ये तो सिलसिला चलते रहेगा हर साल का। अरे ऐसा है क्या। तो आपके माहिती के लिए बताता, मनमोहन सिंह जी ने फॉलोइंग ईयर में 2007 में समझिए 32% से लेकर तो 74% तक के सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ये MSP जो है वो बढ़ा दी थी। ये नीचे मैंने आपको बताया है, देखिए आप कितनी बढ़ाई थी, 23%। उसके बाद में जो दूसरे भी जो प्रोडक्ट है इसकी, तो आपको दिखेगा तिलहन की मैं जानबूझ के आपको बताऊंगा यहाँ पे, ये है ग्रेन्स, हाँ ग्रेन्स में, और ये है, अच्छा चलो ये बहुत ज़्यादा आगे जा रहा हूँ मैं। तो वो करीब करीब जो है 72% तक के एग्रीकल्चर की प्राइसेस बढ़ाई थी। हाँ ये आगे गया मैं, नहीं बहुत ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ 72% तक उस साल MSP प्राइसेस बढ़ा दी थी। उसका नतीजा ये हुआ था कि उस साल मैंने मेरा कॉटन 12,000 रुपये क्विंटल बेचा था 2008 में। अब 2008 में मैंने मेरा कॉटन 12,000 रुपये पर क्विंटल बेचा था,
और आज आज मैं मेरा कॉटन 7,000 रुपये में बेच रहा हूँ, ये पहले ध्यान में रखिए। उस समय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आज की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 1967 की मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से मुझे 180 रुपया मिलता था कॉटन का। सोना 102 रुपये था, मैं 20 से 22 ग्राम सोना खरीद सकता था। उस समय की मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नेचुरली आपको मालूम है जीरो थी। सीड घर का था, फर्टिलाइज़र घर का था, लेबर को मैं मजदूरी इन काइंड देता था, इन काइंड, नॉट इन रुपीज़। एक बात ध्यान में रखिए। और अभी आपको सारा किस तरीके से सारा उल्टा पुल्टा हो गया, सब समझ लीजिए। तो ये मेरा सारी कोशिश ये बताने की है कि हमारा जो लॉस है, ये अगर कुदरत से रहता था तो हमारी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये जो फार्म एग्रेरियन क्राइसिस जो भी है, इसका जो लॉसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के कारण है, जिसका जिक्र अभी मिश्रा ने किया। और उसी का नाम क्या है, तो उसका है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, शेड्यूल 9 के अंदर उन्होंने डाला। और उसी का यूज़ करके गवर्नमेंट इंपोर्ट कभी भी खोल देती है, एक्सपोर्ट कभी भी बैन कर देती है। हमारा ये बोलना है कि हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी गुजारिश है, सिर्फ इतनी, भैया हमारे छाती पे बैठना बंद करो और हमारे पाँव में, हमारे टंगड़ी में टंगड़ी डाल के हमको गिराना बंद कर दो, तो भी बड़ी मेहरबानी हो जाएंगे। तो ये कैसी, मैं आपको समझाता हूँ। पॉलिसी मेकिंग ही प्रॉब्लम है, पॉलिसी मेकिंग। अभी ये देखिए, अभी इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये ग्रेन्स के अंदर जो है गोयल साहब, अभी देखिए, जैसे 2022 के अंदर प्राइस सजेस्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और 4452 रुपये थी पैडी की, 4452 रुपया। दिया कितना गवर्नमेंट ने मालूम है आपको? 2040 रुपया। मैं 24 तारीख को CACP की मेरी मीटिंग है, मैं उसके अंदर जा रहा हूँ एज ए चेयरमैन सीफा। मुझे इन्विटेशन मिला है एंड आई एम गोइंग देयर एंड आई एम पुटिंग ऑल दिस थिंग देयर, फॉर दैट ओनली आई हैव प्रिपेयर्ड दिस स्टार्ट। तो ये जो है 2040 रुपये कीमत दिया है उन्होंने, तो 2412 रुपये कम दिया, कम दिया। तो इसका नतीजा क्या हुआ है कि एक ही साल में, उस साल का जो टोटल प्रोडक्शन था वो आपका नीचे आंकड़ा है 3,27,549 लाख रुपए, लाख करोड़ रुपये, 3,24,000 करोड़ रुपये, 3,24,000 एक साल में पैडी में कम दिया। और पूरे 15 साल का, यानी मैं 2007 से इसीलिए फिगर ले रहा हूँ कि उसके पहले का तो गवर्नमेंट ने हमारा लोन माफ़ करवा दिया था, तो ठीक है, तो इसके इसलिए आगे की फिगर लिया है। तो वो 15 साल का सिर्फ पैडी का लॉस है 23,30,000 करोड़ रुपया। पाड़ेकर साहब, पैडी का, अकेले पैडी का 23,30,000 करोड़। उसके नीचे का जो फिगर है वो 21,73,000 करोड़। दोनों की टोटल करें तो टोटल होती है 45 लाख करोड़ रुपया, जो कि हमारे भारत का बजट है सालाना। ये जो प्राइसेस है गोयल साहब, ये भी पहले आपको समझने की जरूरत है कि ये जो प्राइसेस है, ये कौन सी प्राइस है? प्राइस सजेस्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, विच इज कैलकुलेटेड बाय द एग्रीकल्चर कॉलेजेस। जो हमारे जो कृषि विद्यापीठ है, उन्होंने कैलकुलेट करी हुई प्राइस है ये कोई मुख्यमंत्री के दिल में आया या प्रकाश पोरे ने आंदोलन किया या राजे ने आंदोलन किया करके सजेस्ट करी हुई प्राइसेस नहीं है। ये एग्रीकल्चर कॉलेज जो गवर्नमेंट की सिस्टम है, उन्होंने सजेस्ट करी हुई प्राइसेस है। और उसके बाद में वो, ये सिर्फ उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 15% मुनाफा उसके अंदर जोड़ा है गोयल साहब, ये प्राइसेस है वो। इसके अंदर स्वामीनाथन का सजेशन नहीं है, C2 प्लस 50% ये नहीं है। तो C2 प्लस 50% का जब मैंने निकाला तो वो मुझे दिखा कि इससे 3 गुना प्राइसेस होती है। यानी ये जो लॉस है, जो लॉस जो है 45 लाख करोड़ का, ये कितना हो जाएगा? 45 इंटू 3, 45 इंटू 3 वो हो जाएगा करीब करीब 4 त्रिका 12, 135 लाख करोड़ रुपया सिर्फ 2 में कम दिया है। 135 लाख करोड़ रुपया 2 चीज़ों में कम दिया है, चावल और गेहूं, 2 में कम दिया। पूरे देश में जितनी फसलें MSP में खरीदी जाती है, 23 फसलें, इसके सारे आंकड़ेवारी मेरे पास में आपके सामने है। तो ये जो जिस तरीके से ये है, इसकी आंकड़ेवारी मेरे पास सामने, आपके सामने। तो ये जो है ग्रेन्स में है ये, उसके बाद में अपना हाँ,
ये 45 लाख करोड़ का जो घाटा है, उसके बाद में ये जो लूट है ये थी कॉमन। लेकिन अगर इसके अंदर स्वामीनाथन का जो फार्मूला जो बताया था उन्होंने कि A2 + FL + C2, इसमें 50% अगर मुनाफा जोड़े सर, ये प्राइसेस होती है 3 गुना। टोटल लॉसेस ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट, जितने MSP जिसको गवर्नमेंट देती है, इसे 23 प्रोडक्ट उसका मैंने दिया है। मैक्सिमम तो 2 में ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ज़्यादा 2 ही खरीदती है, बाकी तो किसमें सिर्फ बंधाने के लिए MSP है, लेकिन गवर्नमेंट उसको कुछ खरीदती नहीं है। तो वो जो प्राइसेस है वो है टोटल मिला के 61 लाख करोड़ रुपए का। वो जो टोटल लॉसेज जो है ना, ये है 45 लाख करोड़ का, तो ये है। और इसलिए ये प्राइसेस गवर्नमेंट इसलिए भी नहीं बढ़ा रही है, ये पहले समझने की बात है। क्यों नहीं बढ़ा रही है? फोकट में बांटना है ना, ये तो मुफ्तखोरी में देना है। तो इसकी प्राइस ज़्यादा बढ़ाएंगी तो अभी जो गवर्नमेंट का करीब सालाना फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो सब्सिडी है वो कितना है? करीब 2 लाख करोड़ का। अब वो 2 लाख करोड़ का सब्सिडी और 3 लाख करोड़, 4 लाख, 5 लाख करोड़ करना पड़ेगा। तो इसलिए जाने दो ना, काय के लिए प्राइसेस बढ़ाते हो? तो इसलिए बढ़ाते नहीं हैं ये, तो मरे किसान साला। ये सरकार की भूमिका है, पहली बात तो। और वो कितना आपने देखा ये कितना है। और दूसरा सबसे खतरनाक काम क्या करती है गवर्नमेंट, कि ये हमारे से सस्ते दाम में किसान गवर्नमेंट खरीदती है मजबूरन। और क्यों मजबूर होता है, क्या बोलते हैं उसको, किसान को मजबूरन क्यों बेचना पड़ता है? क्योंकि ऐसा है कि मैंने ये गेहूं और चावल पैदा की और मैं किसान बाजार में बेचने गया, ग्राहक आ ही नहीं रहा मेरे पास में, ग्राहक नहीं आ रहा है बाजार में। क्यों नहीं आ रहा है? अरे भाई, गवर्नमेंट ने 85 करोड़ लोगों को तो मुफ्त में ऑलरेडी बांट दिया, वो मेरे पास में आएगा क्यों खरीदने के लिए? मेरे पास में आएगा ही नहीं खरीदने के लिए, वो तो मुफ्त में गवर्नमेंट ने बांट दिया उसको। और नाम गरीबों का इसके अंदर का और पेच समझिए उड़गी साहब, इसके अंदर का पेच ही ये मेन बात है, ये समझने की जरूरत है कि ये नाम गरीबों का बदनाम कर रहे हैं। कितना अनाज दे रहे हैं उसको? 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ। उसकी मूल्य कीमत कितनी है? करीब 20-22 रुपए में खरीदते हैं, यानी 5 किलो हो गया 100-125 रुपए का, दूसरा 5 किलो का 100-250 रुपए का माल गरीबों को देते हैं। और गरीबों को, जैसे हमारे यहाँ चावल कोई खाता नहीं है तो चावल बाजार में बिक जाती है वापिस से। वो कितने में बिकती है? 8 रुपए 10 रुपए में। साउथ में गेहूँ कोई खाता नहीं है, वहाँ वो गेहूँ बिक जाता है 5 रुपए 10 रुपए में। और ये सारा का सारा माल फूड इंडस्ट्री को पिछले दरवाजे से सप्लाई होता है या फिर इथेनॉल कंपनी में निकल जाता है। तो वो भी कंपनियां, वो भी यानी बेकरी वाले हैं, होटलिंग इंडस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग, वो भी हमारा माल खरीदने के लिए आते नहीं। तो अब हमारा माल कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो फिर हम क्या है, मालूम ही क्या है? वो कंपनियां भी इन्हीं की हैं, हाँ, वो कंपनियां भी इन्हीं की है, इन्हीं की चले चपाटियों की। तो फिर किसान को क्या करना पड़ता है? माए बाप गवर्नमेंट खरीदो साहब, आयो आओ साहब, कुछ आओ साहब खरीदने के लिए, माए बाप, क्योंकि दूसरा कोई खरीदार है ही नहीं गेहूँ और चावल के लिए। तो ये बातें हैं, यानी सरकार दुगना मार रही है। एक तो कीमतें नहीं बढ़ा रही है, एक ये विषय, और दूसरा क्या कर रही है, हमारा माल फोकट में सस्ते में लेके वापिस से वो फोकट में बांट रही है, तो ग्राहक भी मेरे पास में नहीं आ रहा है। तो ये एक बातें है इसकी। दूसरा ऐसा है इसके अंदर, ये टोटल कुल जैसा मैंने बताया था 61 लाख करोड़ रुपए का पूरा, यानी इसके अंदर ये अनाज हो गया, पल्सेस हो गया, ऑयल सीड हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया, इसके अंदर कुल मिला के 61 लाख करोड़ रुपए कम दिया, 61 लाख करोड़। और इसको अगर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से A2 + FL + C2 + 50% ये गवर्नमेंट ने कबूल किया है, वो अगर करूँ तो ये 3 गुना होता है, मानी ये होता है 180 लाख करोड़ रुपया। और 180 लाख करोड़ रुपए का मतलब ये हो गया साहब, हमारे देश के अंदर की अभी जो ज़मीन है उपजाऊ या जिसके अंदर खेती होती है वो 10 करोड़ हेक्टर अप्रॉक्सीमेट, जो एक्चुअली 14 करोड़ हेक्टर थी, लेकिन वो उसमें से 4 करोड़ हेक्टर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और कुछ बंजर हो गई है सरकार के कारण। तो 10 करोड़ हेक्टर जो अभी जो मैंने इससे NSBU से जो मैंने फिगर निकाली, तो 10 करोड़ हेक्टर 180 डिवाइडेड बाय 10 करोड़ 18 लाख करोड़ रुपया, सॉरी 18 लाख रुपया, 18 लाख रुपया पर हेक्टर किसानों को ही गवर्नमेंट से लेना है। कर्जा तो छोड़ो, कर्जा छोड़ो, उन्हीं को लेना है। लेकिन ये बातें किसान को समझती नहीं है, मालूम नहीं है, लेनदारी है नहीं है। हाँ? लेनदारी है तो सरकार से, हाँ, जो प्रॉमिस किया और किसान लेनदार है भाई,
किसान लेनदार है। और इसकी अगर ये प्राइसेस निकाली कि भाई इतने सालों से आपने हमको पैसे कम दिए, उसका ब्याज निकाले, कुछ निकाले ना, वो तो छोड़ी दो बात है, वो तो इकोनॉमिक्स के ताबे में देने वाली बात है। आज का घड़ी में मेरा जो मुद्दा है आज का, ये ऐसा है कि उसके मैं शायद गलती, यार ये बटन वो उससे तुमने ही दबाना था, ये हमारा क्या हो जाता है आगे, या कौन सा बटन दबाना है वो मेरे को समझता नहीं। उधर ये कर तो, और आखिरी वाले स्लाइड पे ले, आखिरी की 4-5 स्लाइड केवल पे ले गए, आखिरी की। तो बातें ऐसी देखिए साहब कि ये सिर्फ कुदरती मार तो पहले भी थी, कौन बोलता। ये जो आपने जिसका जिक्र किया ना कि ये जो क्या बोलते हैं वर्षा और ये वो 5 या 10% का बिल्कुल उतना ही फर्क हो गया है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद में ये जो भी कुछ हुआ है ना, हाँ ये अभी इससे पीछे ले लो 5-7-10 स्लाइड, फिर मैं करता हूँ। हाँ 10 स्लाइड पीछे ले लो। हाँ हाँ बस कौन सा, ये नीचे वाला एरो है ना आगे का। हाँ अब चला नहीं रहे हो तुम। चला रखा है ना। हाँ जो बातें हो रही थी ना, 4 लाख के ऊपर किसानों की आत्महत्या, और फिगर भी नहीं मिल रही है गोयल साहब, अभी फिगर भी नहीं मिलती है। पिछले 2-3 सालों से तो गवर्नमेंट ने फिगर डालना बंद कर दिया। दूसरा तो गवर्नमेंट ने पुलिस डिपार्टमेंट को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे के रखे हैं कि किसान की अगर सुसाइड होती है तो मत लिखिए, क्या लिखिए, सुसाइड मत लिखिए, आकस्मिक मृत्यु लिखिए, एक्सीडेंटल डेथ ये लिखो। तो इसलिए फिगर भी नहीं आ रही है। तो अभी विदर्भ के अंदर मैं आपके माहिती के लिए बताता, हमारा जो भी नेटवर्क है देशोन्नति का, उसके कारण हमको जो भी फिगर मिलती है वो करीब रोज की 16 किसानों की आत्महत्या हो रही है 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, 11 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और अभी पिछले दिन तो ऐसा हो गया था, किसने बताया मुझे, यवतमाल का, एक दिन में 61 सुसाइड हो गई यवतमाल के अकेले डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कुछ रीज़न होगा? एक महीने में। हाँ 1 महीने में पर डे 2। हाँ। अच्छा दूसरा ऐसा है कि ये जो बातें चल रही है, देखिए ये भी देश में बात पहले देखो, गन्ने वालों के कोई गॉडफादर बैठे हैं बेचारे, इनके अच्छी बात है। किसान नेताओं का तो काम ही है किसानों को हेल्प करना। उन्होंने अपना ये करके FRP दे रहे किसानों को, गन्ने वालों को, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस। अरे भैया उनको तुम फेयर रेम्यूनरेटिव दे रहे हो, फेयर रेम्यूनरेटिव का मतलब क्या है कि भाई कारखाने को और गन्ना उत्पादकों को दोनों को भी प्रॉफिट होगा ऐसी कीमत। देशमुख साहब फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। फार्मूला बना दिया, एक फार्मूला बना दिया, किसके लिए? सरकारी नौकरियों के लिए बना दिया। क्या? वेतन आयोग, कि भाई वेतन आयोग 10 साल तुम्हारे को चलते रहेगा और उसके बाद में फिर क्या करेगा, तो 10 साल में जो भी आपका क्या बोलते हैं ये महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा, वो 10 साल के बाद में ओरिजिनल वेतन में इंक्लूड कर दिया जाएगा और उस दिन से फिर वो ओरिजिनल वेतन चालू हो जाएगा। फिर उसके बाद में वापस से उसको ये, तो एक फार्मूला बना दिया। तब से तो ये अपना जॉर्ज फर्नांडिस वाला जो चक्का जाम वगैरह सारा बंद ही हो गया, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारा बोलना है कि भाई आपने गन्ने वालों को लिए बना दिया, तो चलो उसी तरीके से फिर किसानों के लिए बना दो, बाकी की भी जो यानी जो गेहूँ है, चावल है, ये सारे जितने दलहन है। दूसरी बात ऐसी है कि अंडा पहले या मुर्गी पहले वाली बात है। देखिए ये सरकार बोलती है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं दलहन, क्यों? देश में बनता नहीं है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? भाई भारत की इतनी रिक्वायरमेंट है और हमारे को इतना देश को देना है लोगों को। तो भाई अगर हम गेहूँ और चावल उगा सकते हैं तो ये भी बना सकते ना। बातें ऐसी है कि वो अंडा पहले की मुर्गी पहले। सरकार हमारा ये बोलना है कि भाई हमको जितना प्रोडक्ट, हमको जो प्रोडक्शन कॉस्ट और मुनाफा होगा इतनी कीमत दो तो हम लगाएंगे। सरकार अगर बोलेंगे, अभी दलहन हमने लगाया, गवर्नमेंट ने मालूम है आपको 3300 रुपये में येलो पीस के नाम से पीस बुलाइए, दाल बुलाइए, येलो पीस। क्या है वो आपको मालूम है? उस जमाने में विलासराव देशमुख थे, आप भी थे, मैंने एक आंदोलन छेड़ा था, खेसारी दाल जो लाखोली दाल है ना, उसको उसके ऊपर बयान था पूरे इंडिया में, भारत में भी, महाराष्ट्र में भी बयान था। क्यों बयान था? कि वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन करके जो हैदराबाद के शान है,
उन्होंने वो बोला था कि ये दाल से लखुआ हो सकता है, ऐसा हमारा अनुमान है। अरे भाई ये आपने अनुमान क्यों निकाला? नहीं, बोले हमने 2 बंदरों के ऊपर इसका प्रयोग किया और उसको रोज की 200 ग्राम लखोली दाल खिलाई 1 साल भर, तो थोड़ा सा उनमें डिफॉर्मिटी आ गई है। तो मैंने बोला मैं तेरे को 1 साल भर काजू खिलाता हूँ रोज के 200 ग्राम, बाकी कुछ नहीं खिलाऊंगा। अबे तू भी मर जाएगा, तू तो बात कर रहा डिफॉर्मिटी। अरे 200 ग्राम लाखोली दाल रोज आदमी क्यों खाएगा? ये तुम्हारा कौन सा फार्मूला है? तो ये उसके ऊपर काफ़ी हुआ। हमने फिर वो उसके ऊपर बैन था महाराष्ट्र में बेचने के लिए, तो हमने उसके लिए क्या किया, बैन है ना तो ठीक है, हमने 50-50 ग्राम की पुड़िया बनाई उसकी और हमारे देशोन्नति के सारे रिपोर्टर्स को भेज दी और उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन के सामने उसका स्टॉल लगा दिया, लाखोली दाल बिक्री केंद्र, लाखोली दाल बिक्री केंद्र। और रोज़ के कम से कम 50-100 रोज़ के फिर होने लगे, वहाँ अरेस्ट होने लगे, मुकदमे होने लगे। तो विलासराव का मुझे फोन आया, पोरे साहब ये क्या लगा है नौटंकी? तो मैंने उनको सब समझाया, साहब ये ऐसा ऐसा है, ये सारा बदमाशी है, ये सारा का सारा सिंधी कम्युनिटी के कारण हो रहा है, क्योंकि उनको ये दाल चाहिए, वो इसी की यही दाल खाते हैं, इसकी पप्पड़ खाते हैं और ये दाल उनको मिक्सिंग के लिए चाहिए, इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर बैन लगवा दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि ये विक्रीवर बंदी, तो APMC में जा नहीं सकती थी, तो नेचुरली ये जाके किसानों के घर में जाके प्राइवेट में खरीदते थे, सस्ते में 2000 रुपये में खरीदते थे। उस समय पे चावल दाल का भाव था 10,000 रुपये, 2000 का माल लेके 10,000 में मिक्स कर डालते थे। तो ये बदमाशी थी। तो हमने ऐसा आंदोलन छेड़े, उसके बाद में फिर महाराष्ट्र सरकार ने उसके ऊपर का वो उसके बैन को बैन करवा दिया, बैन के ऊपर स्टे लगवा दिया। इस तरीके से दाल खुली हो गई। बैन के ऊपर स्टे लगवा दिया हमने। वो छोड़ो, वो इतिहास की बात है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये जिस तरीके से इनको FRP मिलती है तो बाकी को देना चाहिए। फार्मूले क्या क्या है, क्या क्या मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर सॉल्यूशंस कई है। तो एक तो ये FRP फिर सभी को लगाओ, जिस तरीके से सरकारी नौकरों के लिए तुमने एक सिस्टम लगवा दिया कि भाई इसके आगे तुमको ये डिमांड करने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ वेतन आयोग लगा दिया, इस तरीके से होता रहेगा। और गन्ने वालों को भी बोल दिया FRP तेरा। तो FRP का मतलब तो आपको मालूम है, पूरे साल भर में जो भी शक्कर की प्राइस होती है बाजार में नीचे ऊपर, उसका एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकाल के उसके ऊपर -20% ये प्राइस निकाल के उसको फिर वो FRP डिक्लेयर होती है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हर स्टेट के हिसाब से है थोड़ा बहुत, और वो पहले 10% के ऊपर था शक्कर के, अभी उन्होंने 10.5% उतारे के ऊपर कर दिया, रिकवरी के ऊपर। वो भी बदमाशी है उसके अंदर, खैर उसके ऊपर हम नहीं जाते। और उसके अंदर भी अभी शक्कर कारखाने क्या कर रहे हैं कि वो जो गन्ने का जूस है वो अलग निकाल के इथेनॉल के लाइन में भेजते थे, वो बोलते कि नहीं 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 वो 10% 11% ही रिकवरी आ गई है। अब वो बदमाशियाँ तो होते रहेंगी, वो अलग, वो भी अलग झगड़े के मुद्दे हैं। तो कहने का मतलब ये एक है। तो ये जिस तरीके से गन्ने को किसानों को दी जाती है उसी तरीके से बाकी के लिए भी देना चाहिए, एक विषय है। दूसरा ये और भी कल के चर्चे के लिए मैं ये बताता हूँ, आपने जो बोला कि भाई चाइना के अंदर जब लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा, मैंने जैसा बताया कि किसानों का काम थोड़ी है कि जाके हर साल भीख मांगते रहो, हम भिखारी थोड़ी है, हमको भी समझता है ना। ये वही किसान है, ये वही किसान है कि जिसने देश के पूरे अनाज के भंडार भर दिए। एक पंतप्रधान में हमको बोला लाल बहादुर शास्त्री ने कि जय जवान जय किसान, और वो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने जब किसानों को आह्वान कर दिया ना, लेकिन होने के बाद में अगर मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं वाले, या बोलते मराठी के अंदर गरज सर्वानी वैद्य मरो, वैसी वाली बात हो गई है। यानी बीमारी खत्म हो गई तो आप बोलते कि ये 10 साल वैद्य मरा तो चलेगा। उस तरीके से बातें हमारे देश के अंदर जो हो रही है। बात ऐसी है कि हमको आगे जाके करना क्या है, हमको करना क्या है। मेरा बोलना है कि भाई हमारे को एक ही सिंपल है, हमारे सामने प्रोडक्शन महत्व का है या प्रॉफिट महत्व का है। व्हाट वी वांट। किसान खेती काय के लिए करता है? उत्पादन के लिए करता है कि उत्पन्न के लिए करता है? ये हमारा जो पहले स्लोगन था, इनकम सिक्योरिटी फर्स्ट, उसके पहले नहीं, पहले हमारा स्लोगन क्या था मालूम है क्या? फूड सिक्योरिटी फर्स्ट। मैंने बदल दिया, मैंने बोला भाड़ में गई फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी हमने देश की दुनिया की कर दी और हम भूखे मर गए। फूड सिक्योरिटी कैंसल, इनकम सिक्योरिटी फर्स्ट। पहले इनकम होगा तो हम अन्न उपजाएंगे, नहीं तो भाड़ में जाए मरा साला देश। भारत का किसान सुखी कब था? जब ये देश में रहने वाले शहर के लोग आधा भूखे मरते थे ना, रहते थे, तब देश का किसान सुखी था, तब उनको किसान को अन्नदाता बोलते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमने गलतियाँ कर दी, डिमांड एंड सप्लाई का रेशियो बिगाड़ दिया, ज़रूरत से ज़्यादा अनाज पैदा कर दिया, इनके गोडाउन भर दिए।
और ये इनके गोडाउन भरने के लिए हमने क्या कर दिया, तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन ला लिया, फिर ज़्यादा अधिक धान्य होगा, अधिक धान्य होगा, अधिक धान्य, और बोरे डालो और बोरे डालो और बोरे डालो, अधिक उन्नत बीज लाओ। प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ रहा भाई हमारा इधर, और कॉस्ट ऑफ सेलिंग नहीं बढ़ रही है, तो वही कारण है मेन लॉस का। तो देखिए ऐसा है इसके अंदर का कि हमारे सामने के अभी कल के इसके लिए विषय हम लोग रखेंगे कि भाई जैसे प्रोडक्शन या प्रॉफिट, उत्पादन या मुनाफा, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम करो, ये सबसे पहले तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम करो। प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम होती है, उनके मसीहा सामने सुभाष पालेकर यहाँ बैठे, वो सब समझाएंगे कल से आपको। एक विषय वो उनका विषय है। दूसरा, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने से होने वाला नहीं है, तो हमको दूसरा क्या करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल वी डू वैल्यू एडिशन एंड देयर आर, और क्या बोलते हैं, उसका कीमत बढ़ाने के, जो हम उत्पादन करते हैं उसका कीमत बढ़ाने के, यानी उससे ज़्यादा पैसा बाजार से मिलना चाहिए, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ कि अगर मुझे उत्पादन करना है तो मैं ज्वारी की उत्पादन करूँ, क्यों ज्वार उत्पादन करूँ, मैं वो हुरडा उत्पादन करूँगा ना। ज्वारी बेचता हूँ मैं तो 20 और 22 रुपये बिकती है, हुर्रा बेचता हूँ तो मैं 100-200 रुपये में बिकता है भाई, मेरा भाड़ में जाए, मेरे को क्या लेना देना है, मुझे क्या लेना देना। मैं काय के लिए फल बेचूंगा, मैं फलों की वाइन बना के बेचूंगा भाई, वाइन बनाओ। वाइन मतलब क्या है, जूस है, प्रिजर्वेटिव है, जो प्रिजर्व हो सकता है वो लंबा टिक सकता है। पूरे दुनिया में वाइन बेची जाती है, लेकिन भारत ये ऐसा देश है नालायक जिन्होंने वाइन बनाने के ऊपर भी कुछ बंधन डाल के रखी है किसानों के। क्यों भाई, पूरे दुनिया में, अरे भारत के अंदर ही कुर्ग करके डिस्ट्रिक्ट है हमारे, आपको मालूम है, तेलंगाना में या आंध्र में कुर्ग, इट्स अ वाइन डिस्ट्रिक्ट, पूरे डिस्ट्रिक्ट में वाइन बनती है। और वाइन के दारू है क्या, लोगों को दिमाग भी क्लियर करना जरूरी है। हिसाब ये वाइन के बारे में लोगों के कंसेप्ट, किसी को भी पूछो कि भाई अरे वो तो वाइन पी रही थी, वो औरत तो देखो वाइन पी रही थी, अबे तो वाइन पी रहे हैं, दारू थोड़ी पी रही थी। लोगों को वाइन और दारू में फर्क ही मालूम नहीं है। जो भट्टी में चढ़ के बनती है वो दारू, जिसके अंदर करीब करीब 50% अल्कोहल रहता है, और वाइन माने वो जो फर्मेंटेशन से बनती है, किन्नो प्रक्रिया से बनती है। जिस तरीके से हम घर में इडली बनाते हैं, जिस तरीके से हम डोसा बनाते हैं, उसके लिए जिस वो तो किन्नो प्रक्रिया है, जो ब्रेड बनता है वही तरीके से वाइन बनती है। और वो वाइन में 6 या 7% के ऊपर अल्कोहल रहता नहीं है, और अल्कोहल हर चीज़ में है। अगर अल्कोहल के ऊपर ये है, हाँ, अल्कोहल के अंदर अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो कल से फिर दही खाना बंद कर दो, कल से फिर कल की बासी रोटी खाना बंद कर दो, क्योंकि बासी रोटी हो गई तो उसके अंदर भी अल्कोहल बनना चालू हो गया। फिर इडली डोसा वड़ा बंद कर दो, सब ऐसा है ही नहीं। जो कंसेप्ट है भारत के लोगों के खाने के, वो एक बदलना पड़ेगा। दूसरा देखिए, जैसा नाना साहब ने बोला, और बहुत पते की बात बोला, हमने करीब हम अभी तक के हमने 3-4-5 चांसेस हमको वर्ल्ड विश्व गुरु बनने के हमको थे, हमने खो दिए। आप अगर हमको विश्व गुरु बनना है, तो हमारे हाथ में अभी एक ही शस्त्र है, जो सामने चारों औरतें बैठी है हमारी, ये हमारी जो महिला है ना, इनके हर एक के अगर एक ही रेसिपी दे दो, एक ही सामान दे दो, हर एक के हाथ की टेस्ट अलग है। दुनिया में अगर बेचना है तो ना हम मोबाइल बेच सकते, ना कंप्यूटर बेच सकते, ना कुछ बेच सकते, क्योंकि वो लोग हमारे से बहुत 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 आगे निकल चुके हैं। हमारे पास में कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम क्या बेच सकते हैं ना, तो पूरे दुनिया को पागल बनाने वाली चीज़ बेच सकते हैं, वो है टेस्ट। टेस्ट बेचो, ऐसी चीज़ें बनाओ और पूरे दुनिया में। अरे भाई, पिज़्ज़ा खाला, सड़े हुआ पिज़्ज़ा पूरे दुनिया में बिक सकता है, तो ये औरतों ने बनाई हुई चीज़ें पूरे दुनिया में हम पागल नहीं कर सकते उनको। वैल्यू एडिशन, कितना वैल्यू एडिशन हो सकता है। एक पिज़्ज़ा जिसका प्रोडक्शन कॉस्ट मुश्किल से 10 रुपये होगा, 10 रुपया, वो साला 400, 500, 1000 रुपये में पिज़्ज़ा बिकता है। तो हमारी इन्होंने बनाई हुई चीज़ें बिक सकती है। तो ये वैल्यू एडिशन का मतलब ये है। और दूसरा बहुत सा, वो छोटी सी बात है, जैसे एडिशन का बात था, वो क्या बोलते प्रयोग करता था, एक बिल्ली आके वो दरवाज़ा ठोकती थी, फिर इसको छोड़ के जाके वो दरवाज़ा खोलने का काम पड़ता था। वो बोले साला क्या कटकट है। उसने क्या कर दिया, बिल्ली के लिए एक बड़ा छेद कर दिया और बच्चों के लिए छोटा छेद कर दिया। बाद में वो देखा कि वो बच्चे भी वो बड़े छेद में से बिल्ली के पीछे आ रहे हैं। बोले साला मैं इतना बेवकूफ़, इतना इंटेलिजेंट, मेरे को ये समझा नहीं, तो बच्चों के लिए छोटा छेद कर दिया। सब किसानों को सुधारने के लिए, और भाई साहब कुछ नहीं गवर्नमेंट को करने की जरूरत है।
मेरा बोलना है हमारा अगर चीज़ें हमको अच्छी बेचनी है तो जीआई टैग चालू करवा दो। और जीआई टैग का मतलब क्या है कि हम जो भी किसान, ये पालेकर जी के जो किसान बनाएंगे हम बनाएंगे। एक अभी हमारा आदमी आया नहीं तो बताता था, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक का लेबलिंग जो दुनिया में है वो इंडिया में अलाउ चालू करवा दो कंपलसरी। ये ऑर्गेनिक है, ये नॉन ऑर्गेनिक है। यानी अगर मुझे मेरी अच्छी चीज़ बेचनी है तो मेरे को सिद्ध करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को 4 साल का प्रॉब्लम है, 4 साल मेरे को बैठना पड़ता है उसके लिए सब करते हुए। और कोई आदमी को जहर बेचना है तो कभी भी बेच सकता, कहाँ पे भी बेच सकता, कोई भी भाव में बेच सकता। ये हमारे, तो इससे बेटर यही कि कानून बनाओ, ऑर्गेनिक ये चीज़ ऑर्गेनिक है, ये नॉन ऑर्गेनिक है। और दूसरी बात ऐसी है कि ये जो नालायकपना करके, देखिए मैं आपको एकदम छोटा सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैं मेरे घर में मेरा बहू बेटी ये वो 5-6 पोतियाँ वगैरह बैठा के हम घर में पत्ते खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, 3 कार्ड खेल रहे हैं, तो होगा क्या, होगा क्या? कभी मेरे 1000 रुपये, हर जन 1000 लेके बैठे, कभी मेरे 1000 में पूरे के पूरे मेरी बीवी के पास चले गए, या मेरी बीवी के पास में 2000 रुपये थे वो मेरे पोती के पास। सर्कुलेट विद इन दी फैमिली हो रहा है पैसा सब पूरा। अगर देश का माल देश में बिकेगा तो देश श्रीमंत नहीं होगा, लेकिन देश गरीब बिल्कुल नहीं होगा, पैसा गांव के गांव में रहेगा। लेकिन अगर वो जुआ मैं यहाँ खेलना चालू करता हूँ, सब जन बैठे हैं, हर एक को 1000 रुपये दे दिए, तो होगा क्या, होगा क्या? कभी हो सकता है कि गोयल साहब के पास के 1000 रुपये मेरे पास में आ जाएंगे, कि गोयल साहब तो पूरे पुणे का पैसा मेरे पास में आ गया। कभी ये बम्बई में रहते, बम्बई वाले खेल रहे, उनके हो सकता कि उनके 1000 रुपये मेरे पास में आ जाएंगे, मैं तो बम्बई का पास मेरे पास में आ गया, हो सकता मेरा पैसा बम्बई चले जाएगा। यानी ये, लेकिन फिर भी देश के अंदर है, सॉरी स्टेट के अंदर है, महाराष्ट्र में घूम रहा है पैसा। अगर मैं इंडिया के लोगों को लेके बैठूंगा और बल्लारा के साथ में बैठूंगा तो मेरा पैसा हरियाणा में चले गया। लेकिन अगर यही माल यही मैं कसिनो में जाके खेलता हूँ तो ये मेरा पैसा चलेगा दुबई में, सिंगापुर में, जहाँ पे कसिनो चल रहा वहाँ पे, यानी दिस इज द। तो वही तरीके से अगर हमको कम से कम इंपोर्ट तो मत करो मेरे भाई, इंपोर्ट मत करो। एक पहला ये जो नालायकपना कर रहे हैं, आपको मालूम है जापान का क्या थ्योरी है? जापान की थ्योरी ये है कि अगर आपके पास में कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो उसके सिवा जीने की आदत डालो कि ये मेरे पास में नहीं है, तो उसके सिवा जीने की आदत डालो। तुम किसी आदमी को, किसी अमीर को गरीब करके तुम श्रीमंत नहीं बन सकते हो। कि उड़गी के पास में 2000 रुपये पड़े, मैं उड़गी को बेवकूफ़ बना रहा, उसके पैसे चाहिए था, तो उड़गी तो गरीब हो गया। गरीबों की संख्या उतनी, पहले ही वो थे, अभी मैं हो गया। तो ये जापान के अंदर ये जो भीख मंगी बातें हैं ना, आज का जो मेरा प्रहार है मैं सभी के मोबाइल पे डालूंगा, वो जरूर से पढ़िए, वो जरूर से पढ़िए। हमारे देश के अंदर की समस्याएं बहुत छोटी छोटी है, अगर सुधराने की है। लेकिन अभी हुआ क्या है हमारे देश के अंदर कि ये जो सारी बातें जो ये कर दी है इन्होंने, उसी के कारण सारी की सारी प्रॉब्लम चल रही है। और जो उसके ऊपर ये करना चाहिए, तो उसके ऊपर हम लोग ध्यान न देते हुए हम सिर्फ ध्यान अभी एक ही चीज़ के ऊपर दे रहे हैं। और वो महामंत्र इतना खतरनाक है बल्लारा कि तुम इमेजिन नहीं कर सकते। वो महामंत्र का असर पूरे भारत भर में हर आदमी के ऊपर 140 करोड़ के ऊपर चलने वाला महामंत्र है। वो महामंत्र है हिमुमम भापा, हिमुमम भापा, हिमुम बापा, हिमुमम भापा। तो हिमुमम भापा आप बोलेंगे ये साला कौन सा नया महामंत्र है? तो हिमू का मतलब है हिंदू मुसलमान, मम का मतलब है मंदिर मस्जिद, और भापा का मतलब है भारत पाकिस्तान। ये 6 शब्दों के अंदर पूरे देश को बेवकूफ़ बना के रखा है। और अभी ये जो अमेरिका का जो आया है ट्रेड डील, ये डेथ वारंट है हम सब लोगों के लिए। तो कल हम लोग सब इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, किस तरीके से जाए, क्या करे, किस तरीके से ये करे। बातें बहुत बड़ी बड़ी रहती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट है। मैं बताया जैसा एक सिंपल थ्योरी कर दो कि जो बेच रहा है किसान, माल बिक रहा है खाने का, ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक, लोगों को ये पता है कि ऑर्गेनिक इज़ द बेस्ट टू ईट, मालूम है। लेकिन आज उसको पता ही नहीं है ना कौन सा ऑर्गेनिक है कौन सा नहीं है। मेरा माल ऑटोमेटिक ये पालेकर ने बताया हुआ माल, पालेकर का ग्रुप बन गया, और ये प्रोड्यूस बाय पालेकर ग्रुप या कोई बना दिए, या महासंघ ऑर्गेनिक मिशन ने बनाया हुआ माल है, या नैसर्गिक मिशन ने, या जो भी नाम देंगे हम,
एक बार अगर वो उसको जियो टैग लग गया, मालूम हो गया लोगों को कि यार ये असली माल होता है, इससे कैंसर नहीं होता है, तो मेरा माल तो मैं दुगना 4 गुना, मुझे काहे के लिए गवर्नमेंट की सब्सिडी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मेरा ही माल बिकेगा पूरे दुनिया में, एक टैग जिस तरीके से बनाएंगे। तो वो लाइन पे कल जाके हम लोग सारी चर्चा करेंगे। करीब करीब 7:30 अभी बज रहे हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी सब लोगों के क्या बोलते हैं उसको, इसकी परीक्षा हो गई, अंतिम परीक्षा पे लोग आ गए कि अभी बहुत हो गया यार, सब्र की परीक्षा इंतहा हो गई है, सब्र की इंतहा हो गई है। तो और उर्गी साहब को भी जाना है, उनकी ट्रेन है 8:30 बजे की, तो उनको भी खाना खिला के हम यहाँ से उनको रवाना करते हैं। और कल लोग हम सब लोग और बैठेंगे, इसके ऊपर चर्चा करो आपस में, अभी रात भर बैठ के चर्चा करो। और आज का घड़ी का सेशन मैं ऐसा समझता हूँ कि आज यहाँ हम ख़त्म करते हैं। कल सुबह मेहरबानी करके कल सब लोग 7 बजे 7:30 बजे यहाँ नीचे जमा हो जाइए। मैक्सिमम लिमिट इज 7:30 को हम लोग यहाँ से चाय पियेंगे। हमारे फार्म हाउस का एक पूरा ट्रैक्टर के अंदर, ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर राउंड मारेंगे। मैं बताऊंगा क्या क्या करता हूँ, क्या क्या करना है। हमने जो एक और दूसरा काम ये किया है कि हमने 25-25 किसानों के 400 गुट बनाए हैं। 25-25 किसानों के 400 गुट, यानी कितना हो गया, 10,000 किसानों को एकत्रित किया है। उनका वो जो आप बात कर रहे थे ना, ये सह्याद्री का, वो ऑलरेडी हमने यहाँ चालू कर दिया है। उनका तो छोटा है अभी, लेकिन हमारा नवा स्टार्ट है, उनका तो ओल्ड था। और उनके पीछे पवार साहब के जैसा एक बड़ा आदमी है करके वो कर सके। तो 400 गुट, हर एक गुट में से 10-10 गुटों का मिला के हमने एक फार्मर एफपीसी बनाई है। 40 एफपीसी बन गई है हमारी, और 40 एफपीसी का एक अम्ब्रेला बन गया है महासंघ ऑर्गेनिक मिशन। तो वो करीब करीब हर किसान की